हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री 2019 में जो इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको दो पार्ट में कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कंसेप्ट्स के साथ, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, in the intensity duration analysis by Sherman, the intensity of rainfall I is represented as। तो यहां पर सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होती है, ठीक है। तो एक्चुअल इंटेंसिटी का मतलब यह है कि हमारी जो रेनफॉल है उसका एक्चुअल रेट क्या है, मतलब किस रेट से हमारी बारिश हो रही है कैचमेंट एरिया में या किसी भी लोकेशन पे। तो रेनफॉल रेट को आप लिखते कैसे हैं कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारी कितनी रेनफॉल हो रही है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारी जितनी रेनफॉल हुई उसको आप रेनफॉल रेट या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल लिखते हैं। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन mm पर आवर और सेंटीमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगर टेक्निकली बात करें हम, तो जब हम मास कर्व ऑफ रेनफॉल ड्रॉ करते हैं, जनरली जो हमारे रेन गेजेस हैं वो हमारा जो रिजल्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास कर्व ऑफ रेनफॉल देते हैं, जो कि हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्थ और टाइम के बीच का ग्राफ होता है लाइक दिस। तो जो हमारा स्लोप होता है इस मास कर्व का, दैट स्लोप फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो एक हाइड्रोलॉजिस्ट थे जिन्हें शर्मन कहा जाता है, जिन्होंने इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बीच में कुछ एनालिसिस किया एक्चुअल फील्ड डाटा से। उस इंटेंसिटी ड्यूरेशन एनालिसिस में उन्होंने ये देखा कि हमारी जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ती है, मींस हमारा बारिश तेज रेट से हो रही है, तो वो जनरली हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, मतलब कम टाइम के लिए होती है। और जब हमारी रेनफॉल जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म है, मतलब रेनफॉल अगर ज़्यादा देर तक होगी तो जनरली ये देखा जाता है कि जो हमारी इंटेंसिटी होगी, मतलब बारिश का जो रेट होगा वो हमारा स्लो होगा। तो जैसे जैसे हम ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा बारिश का जो रेट है, इंटेंसिटी है, वो हमारी डिक्रीज करने लगती है। तो शर्मन ने ये सजेस्ट किया, इस डाटा पे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करके ये रेनफॉल इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, जो कि इस तरह कुछ एक कर्व के फॉर्म में आया, जिसको उन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म, इंपेरिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करके जब निकाला, तो दैट इंटेंसिटी कम्स टू बी a अपॉन t प्लस b की पावर n, जहां पे n, a और b जो हैं, दीज आर द इंपेरिकल कॉन्स्टेंट्स उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं जहां पे हम ये रेनफॉल डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिग्रेशन एनालिसिस। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम ये कांस्टेंट निकालते हैं जब हमारे पास कई सारा डाटा अवेलेबल होता है। यहां पे जो t है, इसकी जो यूनिट है ये हमारी मिनट्स में होगी, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, और जो इंटेंसिटी होगी ये हमारी सेंटीमीटर्स पर आवर में होगी। तो जब भी आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो इन यूनिट्स का आपको यूज करके इस इक्वेशन का यूज करना है। इसी को हम कहते हैं शर्मन्स इंटेंसिटी ड्यूरेशन इक्वेशन। अगर आप इसको ग्राफिकल मैनर में जब ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व बनता है इट इज हाइपरबोलिक। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कर्व बन रहा है शर्मन इक्वेशन से इंटेंसिटी ड्यूरेशन का, वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो ऑप्शन डी होगा, वेयर टी इज द टाइम, मींस ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, जितनी देर के लिए आपकी बारिश हो रही है,
and A, B, N are the constants for the particular area. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ रेन गेजेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर रेन गेज स्टेशन. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेन गेज हमारा जो होता है, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम जो रेनफॉल हो रही होती है उसको कलेक्ट करते हैं. प्रेसिपिटेशन इज कलेक्टेड एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. ठीक है, तो जनरली जो रेन गेज होगा हमारा सिलेंड्रिकल एक तरीके का वेसल होता है, विच हैज टू बी केप्ट इन ओपन एरिया टू कलेक्ट द रेनफॉल. यहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि दिस इज द सम काइंड ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल जो कि हमारा रेनफॉल को कलेक्ट करेगा एंड पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम इस रेनफॉल डेप्थ को मेजर कर लेते हैं, बिकॉज ये कैलिब्रेटेड ग्रेजुअल सिलेंडर में रहता है. तो जब हम रेन गेज को जहां पर भी इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए कुछ हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स मिले वो हमारे एक्यूरेट हो और ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट रेनफॉल हो. मीन्स जो हमारे रेन गेज होते हैं दे रिप्रेजेंट अ पॉइंट रेनफॉल डाटा. मीन्स जहां पर वो इंस्टॉल किए गए हैं ये उस लोकेशन के रेनफॉल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब आप रेन गेज को जहां पर इंस्टॉल कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रेन गेज स्टेशन. तो जो भी रेन गेज है सबसे पहले तो वो ओपन प्लेस में हमें इंस्टॉल करना है और जो हमारा ग्राउंड है वो हमारा लेवल होना चाहिए एंड जो कैच सरफेस है वो हमारा हॉरिजेंटल होना चाहिए. मींस जो हमारा ओपन एरिया इट शुड नॉट बी इंक्लाइंड, सो दैट जो भी हमारी रेनफॉल आ रही है वो हमारी टोटल रेनफॉल कैच हो उस एरिया की. द डिस्टेंस बिटवीन द रेन गेज एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट ट्विस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां पे मैंने दिखाया, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ ट्री है, मान ले इसकी हाइट 10 फीट्स है, तो आपको जो रेन गेज इंस्टॉल करना है इसके 2 टाइम्स दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट इंस्टॉल करना है. ठीक है, एक और गाइडलाइन है कि जो रेनफॉल आप इंस्टॉल कर रहे हो उससे हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट विद इन 30 मीटर नहीं होना चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है. आर 2 टाइम्स दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा लोकेशन होनी चाहिए रेन गेज की. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 2 टाइम्स दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट हमारा 30 मीटर्स तो होना ही होना चाहिए. कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए इस 30 मीटर रेडियस में. एंड द रेन गेज शुड नेवर बी सिचुएटेड ऑन द साइड और टॉप ऑफ फील्ड. मीन्स अगर रेन हमारा इस तरह है, कोई टेरेन है, तो हमारा टॉप पर हमें रेन गेज को नहीं इंस्टॉल करना है या साइड ऑफ हिल पर इंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू रेनफॉल डाटा. और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज ऑलवेज सेट नियर द ग्राउंड सरफेस. जो भी हम रेनफॉल इंस्टॉल कर रहे हैं यहां पर ये अगर ग्राउंड सरफेस मान लें तो इट शुड बी नियर द ग्राउंड सरफेस. पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं रखा हुआ है, इट इज एट सर्टेन हाइट. जनरली ये 2 फीट्स हाइट हम रखते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिस. सेट नियर द ग्राउंड बिकॉज टू रिड्यूस द विंड इफेक्ट्स. अगर हम हाइट बढ़ा देंगे तो हमारे विंड इफेक्ट्स की वजह से हमारा रेनफॉल कैच प्रॉपर नहीं होगा. और इट इज इंस्टॉल्ड एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड सरफेस टू प्रिवेंट कि अगर हमारी कभी बाढ़ वगैरह आ जाए तो उसकी वजह से हमारी जो रेन गेज है वो हमारा अफेक्टेड ना हो. तो टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग एंड फ्लडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया हम रेन गेज को एक पर्टिकुलर हाइट में ग्राउंड लेवल से सेट करते हैं. और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी रेन गेज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो इट शुड बी कवर्ड इनक्लोज्ड बाय अ ओपन फेंस एरिया. ध्यान रखना दिस ओपन फेंसिंग करनी है आपको, जैसा कि यहां पे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ. इट इज लुकिंग लाइक अ काइंड ऑफ वायर्स एंड विथ सपोर्ट्स. तो हमारी जो फेंसिंग करनी है आपको उसकी जो डायमेंशंस हमारी स्टैंडर्ड हैं वो मिनिमम 5.5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए दोनों साइड पर. एंड इट शुड बी ओपन फेंस्ड सो दैट कोई भी हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो कैटल्स हैं ये हमारे डैमेज ना कर सके.
तो ये मेन पर्पस होता है। तो अगर आप इनमें स्टेटमेंट्स देखोगे तो साइट वेयर रेन गेज इज सेट अप शुड बी क्लोज टू मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेन गेज को इंस्टॉल करने के लिए। रेन गेज शुड बी ऑन द टॉप ऑफ हिल, बिल्कुल करेक्ट, साइड और टॉप पे हमें इंस्टॉल नहीं करना है रेन गेज को। अ फेंस इफ करेक्ट इरेक्टेड टू प्रोटेक्ट द रेन गेज फ्रॉम कैटल, बिल्कुल सही बात है कि हमें एक ओपन फेंस से इंस्टॉल करनी है कैटल्स को प्रिवेंट करने के लिए कि हमें अफेक्ट ना करें, उसको डैमेज ना करें। शुड बी लोकेटेड विथ इन ट्विस द हाइट ऑफ द फेंस, दिस इज नॉट द क्रिटेरिया, ऐसा कोई क्रिटेरिया नहीं है कि हमारी हाइट ऑफ फेंस के 2 टाइम्स दूरी पर आपको सेट करना है। इट शुड बी 5.5 मीटर क्रॉस 5.5 मीटर डायमेंशंस की हमें फेंसिंग बनानी है एंड रेन गेज शुड बी इन द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फेंसिंग एरिया, फेंस्ड एरिया। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन द रेन गेज एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट टू इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर 30 मीटर में देयर शुड बी कोई भी ऑब्जेक्ट उसके नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग द साइट फॉर रेन गेज स्टेशन। और बाकी जो मैंने यहाँ डिस्कस किया ये सारे क्रिटेरियाज हमारे साइट सिलेक्शन में यूजफुल होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फॉर अ कन्फाइंड एक्वाफर कैन बी डिटरमाइंड बाय ए पंपिंग आउट टेस्ट टुगेदर। तो यहाँ पर मैंने कन्फाइंड एक्वाफर दिखाया हुआ है विच इज कन्फाइंड बिटवीन द एक्विक्लूड, 2 इम्परवियस लेयर के बीच में जो हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, अर्थ फॉर्मेशन है, वो हम कन्फाइंड एक्वाफर है जिसके पास वाटर स्टोरेज और वाटर यील्ड कैपेसिटी दोनों हैं। अगर आप एक्वाफर का मेरा अभी पार्ट 5 वीडियो इरिगेशन इंजीनियरिंग का देखेंगे गुप्ता एंड गुप्ता सोल्यूशन में, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में कंसेप्ट बताया हुआ है, वहाँ आप रेफर कर सकते हो। इट हैज़ अ वाटर स्टोरेज एंड वाटर यील्ड करने की कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी। तो जब हम पंपिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सपोज यहाँ पर हमने 2 वेल इंस्टॉल किए हैं एंड वी कॉन्टिन्यूसली पंप द वाटर फ्रॉम दिस वेल, तो हमारा जो वाटर सरफेस लेवल है, जो पीजोमेट्रिक लेवल है, वो हमारा एक कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है। और इस थ्योरी में हमारा 2 अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फ्लो हो रहा है दैट इज स्टडी स्टेट रेडियल फ्लो, मीन्स यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है जब आप पंपिंग करोगे तो जो कन्फाइंड एक्वाफर में वाटर स्टोर्ड है दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस वेल की तरफ आने लगेगा। तो जो हमारा अजम्पशन है दैट इज स्टडी स्टेट है, वो मीन्स हमारा स्टडी स्टेट रेडियल फ्लो है टुवर्ड्स द वेल, ठीक है। और जो हमारा वेल है, यहाँ पर जो आपका वेल है, ये अगर इसकी थिकनेस हम मान लें कि b इज द थिकनेस ऑफ द कन्फाइंड एक्वाफर, तो थ्रू आउट दिस कंप्लीट, मतलब जो हमारा पेनिट्रेशन है वेल का, ये हमारा थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द एक्वाफर है, मीन्स इट इज हैविंग द कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्ट, कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ द वेल। तो यहां पर मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, और ये थ्योरी कन्फाइंड एक्वाफर्स में हमारी थीम्स इक्वेशन से गवर्नड होती है। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली पंप करते हैं तो हमारा जो डिस्चार्ज रेट होगा, जिस रेट से हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, दिस विल बी इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज के लिए जो हमारी इक्वेशन आती है इन 2 अजम्पशन को कंसीडर करते हुए, दैट इज गिवन बाई 2 पाई k इंटू बी S2 माइनस S1 अपॉन ln R अपॉन RW, या आप R2 अपॉन R1 मान सकते हो, ln R2 अपॉन R1, यहाँ पे जो है ये हमारा टू द बेस E है। अब हमारा जो KB पैरामीटर होता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो कि हमारा परमिबिलिटी और थिकनेस ऑफ द एक्वाफर पर डिपेंडेंट है। आप डिटेल में पार्ट 5 वीडियो को रेफर कर सकते हो, वहां पर मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी का कंप्लीट कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो यू विल गेट 2 पाई t S2 माइनस S1 अपॉन, यहां पर आप 2.3 में कन्वर्ट कर दोगे, 2.303 लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। अब यहाँ पे मैंने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप ट्रांसमिसिबिलिटी को लिख सकते हो Q अपॉन 2 पाई डेल्टा S लॉग R2 अपॉन R1।
और यहाँ पर आप 2.303 लिया है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट Q अपॉन 2.7273 डेल्टा S लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। तो अगर हमारा रेशियो जो है यहाँ पर जो वैल्यू दी है आप देखोगे तो यहाँ पर ये लॉग वाला पैरामीटर नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हुई हैं एक सर्टेन अजम्पशन के साथ दी हुई हैं, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड कि हमारा जो लॉग R2 और R1 की वैल्यू है वो टेंड्स टू 1 मान लिया है यहाँ पर इन्होंने, एंड ये वैल्यू तब होगी जब जो रेडियस यहाँ इसके सेंटर से जो दूसरा वेल का दूरी है दैट इज 10 टाइम्स दी R1। तो ये एजम्पशन आप करोगे तो इट विल गिव दी इस लॉगरिथमिक पैरामीटर की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एंड इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इन अ रिजर्वायर। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट वाटर लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा मिनिमम वाटर पूल लेवल। तो मिनिमम वाटर पूल लेवल क्या होगा? दिस इज द लोवेस्ट वाटर सरफेस। जो भी हमारा स्टोरेज डैम है, ये एक डैम मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, विच इज अ स्टोरेज रिजर्वायर, बिकॉज यहाँ पर जो वाटर होगा इसके अपस्ट्रीम में हम वाटर को स्टोर करते हैं। तो जो लोवेस्ट वाटर सरफेस है या लेवल है या एलिवेशन है which has to be kept under normal operating conditions। नॉर्मल सिचुएशन में हमारा जो मिनिमम वाटर लेवल पॉसिबल है दैट इज कॉल्ड मिनिमम पूल लेवल। उसके बाद दूसरा लेवल आता है हमारा, दीज आर द डिमार्केशंस ऑफ वाटर लेवल्स। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम जब स्टडी करते हैं स्टोरेज रिजर्वायर की तो हम डिफरेंट वाटर लेवल्स जो पॉसिबल हैं डिफरेंट सिचुएशन में उनको डिमार्केट कर लेते हैं। तो नॉर्मल पूल लेवल ये होता है, दिस इज द मैक्सिमम एलिवेशन। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए जो मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस पॉसिबल है स्टोरेज रिजर्वायर में दैट इज नॉर्मल पूल लेवल। और इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा एक टेक्निकल नेम है, दिस इज नोन एज मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा आप यूज करते हैं टर्म दैट इज मैक्सिमम पूल लेवल। मैक्सिमम पूल लेवल का मतलब है कि वो हाईएस्ट वाटर लेवल जो कि पॉसिबल है स्टोरेज रिजर्वायर्स में अंडर एक्सट्रीम या सीवियर या वर्स्ट फ्लड्स के केस में। जब हमारी फ्लड्स आते हैं तो द वाटर लेवल विल इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल पूल लेवल और उसके बाद वो स्पिलवे के ऊपर से एक्सेस डिस्चार्ज हमारा डाउन स्ट्रीम में चला जाता है। तो दैट मैक्सिमम पूल लेवल इज द हाईएस्ट वाटर लेवल विच इज पॉसिबल एंड दिस इज द फुल रिजर्वायर लेवल। इसको आप फुल रिजर्वायर लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट स्टोरेजेस हैं पॉसिबल हैं, तो जो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज स्टोर्ड बिलो द मिनिमम पूल लेवल दिस इज नोन एज डेड स्टोरेज। ठीक है, एंड दिस इज नॉट ऑफ मच यूज। जब हमारा ऑपरेट हो रहा होगा डैम तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ डैम इट इज नॉट ऑफ मच यूज। मीन्स अगर हम डैम का इसको वाटर का यूज हम पावर जनरेशन में कर रहे हैं तो जो भी हमारा वाटर हेड कंट्रीब्यूशन कर रहा है दैट इज नॉट ऑफ मच यूज फ्रॉम दी वाटर लेवल जो कि मिनिमम पूल लेवल से नीचे है। उसके बाद हमारा जो नॉर्मल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच जो हमारा क्वांटम ऑफ वाटर है दैट इज यूजफुल स्टोरेज, जो कि जनरली हम इरिगेशन वगैरह के पर्पज से और जो दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ हेड फॉर दी पावर प्रोजेक्ट्स। तो इसको यूजफुल स्टोरेज या एक्टिव स्टोरेज बोलते हैं, जो कि जिसके करस्पॉन्डिंग हेड जो होगा वो पावर जनरेशन में यूटिलाइज करेंगे एंड जो भी पानी आप डाइवर्ट कर रहे हो इसके अपस्ट्रीम में इरिगेशन के लिए वो इसको करस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद जो नॉर्मल पूल
लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल के बीच में जो हमारा स्टोरेज है, दिस इज नोन एज सरचार्ज स्टोरेज। दिस इज नॉर्मल मैक्सिमम पूल लेवल एंड दिस इज नॉर्मल पूल लेवल। इसके बीच में हमारा एक फ्लड कंट्रोल स्टोरेज भी आता है, जो कि रिटार्डिंग पूल लेवल, जो कि हमारा स्पिलवे क्रस्ट जो है उसका टॉप से जो नॉर्मल पूल के लेवल के बीच में दूरी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा, दैट इज फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। जब रिटार्डिंग पूल लेवल एक्सीड करता है तो हमारा जो वाटर है वो हमारा डाउन स्ट्रीम में जाने लगता है थ्रू द स्पिलवे क्रस्ट एंड आर गेट्स। तो ये हमारा हो गया सरचार्ज स्टोरेज एंड दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल स्टोरेज। अनकंट्रोलेबल स्टोरेज इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा तभी अवेलेबल होगा जब हमारा फ्लड आया हुआ होगा। अब फ्लड नहीं होगा तो ये एक्सेस डिस्चार्ज हमारा ड्रेन आउट हो जाएगा फ्रॉम दी स्पिलवे गेट्स, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होगा। बट वी हैव टू डिस्चार्ज दिस सरचार्ज स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हमें अपने डिजाइन में लेना होता है, अदरवाइज हमारा डैम इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है। तो यहां पर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें अगर, तो डेड वाटर लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारी डेड स्टोरेज कैपेसिटी है। जो हमारी नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम वाटर लेवल के बीच में जो स्टोरेज कैपेसिटी है हमारी यूटिलाइजेबल स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कि पावर जनरेशन में यूज हो रही है। जो फ्लड लिमिट लेवल है और फ्लड कंट्रोल लेवल, जो मैक्सिमम हमारा वाटर लेवल पॉसिबल है, जो कि जनरली करस्पॉन्ड करेगा हमारा रिटार्डिंग पूल लेवल को, उसके बीच में जो हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है फ्लड की, फ्लड कंट्रोल स्टोरेज कैपेसिटी है, और जो हमारा मैक्सिमम पूल लेवल है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्लड लेवल आ रहा है, एक्सेप्शनल फ्लड लेवल, उसके बीच में और हमारा फ्लड लिमिट लेवल के बीच में जो स्टोरेज कैपेसिटी है, दैट इज फ्लड रेगुलेशन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर अब आप स्टेटमेंट्स देखोगे यहाँ पे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड डेड स्टोरेज। यूजफुल स्टोरेज आपका मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच में हो गया। सरचार्ज स्टोरेज आपका मैक्सिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच में हो गया। अब बैंक स्टोरेज क्या होता है हमारा, जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो और वाटर स्टोर करते हो, तो जो हमारी बैंक्स हैं रिवर की, दे स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड द बैंक्स। और जब हमारा जो वाटर लेवल है ये डिप्लीट करता है, तो जो वाटर हमारा सीपेज होकर बैंक्स में स्टोर्ड है अप स्ट्रीम में, वो वाटर वापस से हमारा रिजर्वायर में कंट्रीब्यूट करता है, वो पानी बाहर आ जाता है जब डिप्लीट होता है बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वाटर। तो जब वो वाटर आ जाएगा तो इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर and it is generally some percentage of total volume of reservoir। जो water है उसका कुछ certain percentage हम लेते हैं डिज़ाइन में, तो it increases the capacity of reservoir। जब हम elevation capacity and storage capacity curves जब draw करते हैं तो आप देखोगे कि बैंक स्टोरेज जो वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, that will increase the capacity of reservoir। और ये बैंक स्टोरेज जो है यही एक स्टोरेज है जो हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा बैंक्स हैं उसमें हमारा जो जियोलॉजी है वो क्या है, किस टाइप का हमारा रॉक है, किस टाइप का अर्थ फॉर्मेशन है, बिकॉज वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैंक स्टोरेज एंड इट इज टेकन एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज वाइल डिजाइनिंग द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच द वाटर इज ड्रॉन फ्लो इरिगेशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पर डिटेल में मैं बात कर लेता हूँ जो हमारे इरिगेशन के क्लासिफिकेशन है। इरिगेशन को हम दो टाइप्स में, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सरफेस क्लास इरिगेशन एंड दूसरा है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। अभी यहां पर मैं सिर्फ सरफेस इरिगेशन की बात करूंगा। सरफेस इरिगेशन अब हमारा दो कैटेगरीज में आप क्लासीफाई कर सकते हो, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन का मतलब ये है कि जो हम इरिगेशन के लिए वाटर यूज कर रहे हैं दैट इज अवेलेबल एट हायर लेवल ऑफ द
सरफेस, मीन्स पानी हमारा शैलो डेप्थ पे अवेलेबल है, विच कैन बी यूज फॉर इरिगेशन एंड इट इज सप्लाइड टू लोअर लेवल बाई ग्रेविटी एक्शंस। मीन्स कोई भी हम मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल पंप्स नहीं यूज कर रहे हैं, हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो ग्रेविटी से हो रहा है। सपोज अगर हमारा मान लेते हैं कोई खेत है, कोई फार्म है, उसके बगल में हमारी एक रिवर है, ठीक है, तो जो रिवर का वाटर लेवल होगा और जो हमारा उसके पैरेलली हमारे जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, तो वी कैन डाइवर्ट दिस वाटर टू दिस फॉर्म, इन खेतों में हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमारा जो फ्लो होगा, दिस विल बी कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। अब इसी खेत में अगर हम एक वेल इंस्टॉल करें या ट्यूबवेल इंस्टॉल करें और उसको पंप की हेल्प से हम जो डीप लेवल पे वाटर अवेलेबल है, जो शैलो डेप्थ पर नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें इरिगेशन करें, तो दिस विल बी कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो दूसरा कैटेगरी, वी यूज सम मैकेनिकल या मैनुअल मीन्स, जो कि वाटर हमारा ग्रेटर डेप्थ पे अवेलेबल है, जहां पर ग्रेविटी फ्लो पॉसिबल नहीं है, वहां पर हम लिफ्ट फ्लो का यूज, लिफ्ट इरिगेशन जो मेथडोलॉजी है, लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इसको हम लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। तो जो हमारा फ्लो इरिगेशन हुआ, जहां पर हम ग्रेविटी एक्शन से अपने फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं, यहां पर मैंने डिफिनीशन में भी, यहां पर आप रीड आउट कर सकते हो, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दीज आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ द सरफेस इरिगेशंस। अब अगर हम फ्लो इरिगेशन की बात करें, तो फ्लो इरिगेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पेरेनियल इरिगेशन, जिसे हम कंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा फ्लड इरिगेशन, इसे हम इनंडेशन इरिगेशन भी बोलते हैं। ये हमारा वहां पर जनरली यूज करते हैं जहां पे जो हमारे फार्म्स हैं, जो हमारे एरियाज हैं, वो आर सिचुएटेड जस्ट नियर द ट्रैक्ट्स ऑफ द एलुवियल रिवर। ठीक है, इसमें फ्लड इरिगेशन हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो सॉयल होगी दैट इज सबमर्ज्ड एंड थॉरली वेटेड विथ वाटर, इसीलिए हम इसको अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन को। बट ये भी हमारा जो मेथडोलॉजी है, ये फ्लो इरिगेशन की कैटेगरी में ही है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसफरिंग द वाटर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल इरिगेशन। तो जो पेरेनियल इरिगेशन है, जो कंट्रोल्ड इरिगेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, पेरेनियल का मतलब है कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस, आपको वाटर सप्लाई चाहिए थ्रू आउट द ईयर। तो ये हम अचीव कैसे करते हैं, देयर आर सर्टेन मेथडोलॉजीज की हम पेरेनियल इरिगेशन में। तो सबसे पहला जो मेथडोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रिवर है वहां पर हम वियर्स और बैराज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसे हम डाइवर्जन हेड वर्क्स बोलते हैं। दीज स्कीम्स आर नोन एज डाइवर्जन हेड स्कीम्स। ये आप सभी ने देखा होगा, कभी आप देखिए, मौका लगेगा। तो जो वियर्स एंड बैराजेस होते हैं, उनके अप स्ट्रीम के वाटर को हम डाइवर्ट कर लेते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस, एंड विद द हेल्प ऑफ कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रॉपर हमारे आर्टिफिशियल कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड to divert the water from the upstream of weir barrages। ठीक है, दूसरा हमारा मेथडोलॉजी है, दिस इज नोन एज स्टोरेज स्कीम्स। स्टोरेज स्कीम्स में हम क्या करते हैं, हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं विच एक्ट्स एज अ स्टोरेज रिजर्वायर, जो कि मानसून के दौरान, जब हमारी बारिश होती है, उस दौरान ये वाटर को स्टोर कर लेता है अपस्ट्रीम में, एंड वी यूज दैट स्टोर्ड वाटर ड्यूरिंग ऑफ सीजन। जब हमारी बारिश नहीं हो रही होगी, तो जो वाटर हमने स्टोर किया था मानसून में, उसको हम डाइवर्ट कर लेते हैं अपने खेतों की तरफ विद द कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। सपोज ये हमारी मेन रिवर है और दिस इज द डैम। डैम से हम करेंगे क्या, हम अपना वाटर को स्टोर कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जन कैनाल दीज वाटर is transferred to various reservoirs, and further they can be water can be carried to the fields। जो हमारे खेत हैं, हम वहां तक पानी under the action of gravity with the help of these
ऑफ टेकिंग कैनाल एंड प्रॉपर कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर हमने वाटर स्टोरेज स्कीम के तहत अपना इरिगेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं जो स्कीम होती है इस तरह की, दीज आर नोन एज स्टोरेज स्कीम्स ऑफ इरिगेशंस। तो जो स्टोरेज स्कीम ऑफ इरिगेशन, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारा इसमें सबसे जो फेमस यूपी में हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज राम गंगा डैम प्रोजेक्ट। ये हमारा एक तरीका का स्टोरेज स्कीम है। और जो डाइवर्जन स्कीम है ये आपने लखनऊ में देखा होगा, हमारा गंगा कैनाल सिस्टम इज देयर, बैराज सिस्टम इज देयर। ये हमारा डाइवर्जन हेड स्कीम है जहां पर वाटर को स्टोर करके हम डाइवर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद देयर इज अ कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि इनके साथ, इन दोनों स्कीम्स के साथ कंबाइन करके हमारा फ्लो इरिगेशन हम करते हैं, ठीक है। तो अगर अब आप ऑप्शंस देखोगे तो फ्लो इरिगेशन में हमारा रिवर कैनाल इरिगेशन इज इंक्लूडेड, रिजर्वायर और टैंक इरिगेशन इज इंक्लूडेड वेयर वी आर स्टोरिंग द वाटर, कंबाइंड स्टोरेज एंड लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर द फ्लो इरिगेशन बिकॉज यहां पर हम मैकेनिकल अरेंजमेंट्स पंप्स का यूज करके फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं एंड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लो इरिगेशन स्कीम। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन इरिगेशन, तो दीज थ्री आर दी क्लासिफिकेशंस फॉर द फ्लो इरिगेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो 1 to 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ दिस इज द एक्चुअल राम गंगा प्रोजेक्ट जहाँ पर अप स्ट्रीम में हमारा वाटर इज स्टोर्ड एंड इट इज फर्दर डाइवर्टेड टू द फील्ड्स, और ये हमारा डैम का डाउन स्ट्रीम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग दी रूट जोन डेप्थ एंड फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है ये जान लेते हैं। यहाँ पर सपोज कोई हमारा पौधा है, देयर इज सम प्लांट इज देयर, दिस इज द रूट जोन डेप्थ, जहां तक हमारी रूट इज एक्सटेंडेड इन द सॉइल, वो हमारी रूट जोन डेप्थ कहलाती है। एंड इट इस डेप्थ ऑफ सॉइल से हमारे जो प्लांट्स हैं दे टेक एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर द न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स प्रिपरेशन के लिए यहां से ये वाटर एक्सट्रैक्ट करती हैं रूट्स इस रूट जोन डेप्थ से, ठीक है। तो यहां पर हमारी कुछ डाटा दिया हुआ है एंड फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पूछ रहा है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होगी इसको समझने के लिए इस फिगर को देख लेते हैं कि दीज आर द डिफरेंट वाटर कंटेंट्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जितने भी कैपेसिटीज हैं दीज आर द वाटर सॉइल। जब हम जियो टेक्निकल पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वाटर कंटेंट्स के टर्म्स में बात करते हैं। जब इरिगेशन में हम वही चीज़ पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, तो दे हैव सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू इरिगेशन। तो उस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर दिए, जैसे कि फील्ड कैपेसिटी है, थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट है। दीज आर और ऑल आर वाटर कंटेंट्स परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो वाटर कंटेंट होता है ऑफ अ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज बीन टेकन फॉर सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि सपोज कोई हमारा एक पर्टिकुलर एरिया आपने लिया एक फार्म का, वहां पर हमारी इरिगेशन, आपने इरिगेशन से आपने वाटर सप्लाई किया, सम वाटर इज अप्लाइड, और रेनफॉल से भी आपको हमारा वाटर मिल रहा है एंड इवापोर ट्रांसपिरेशन से हमारा लॉसेस हो रहे हैं। तो दीज आर द लॉसेस एंड दीज आर द इनपुट्स, जो वाटर हमें कहाँ से किन सोर्सेज से मिल रहा है। तो जो नेट हमारा वाटर अप्लाइड हो रहा है, एक तो वो हो गया नेट वाटर अप्लाइड, जो हमने वाटर अप्लाई किया। तो जो सॉइल का नेचर होता है, तो सर्टेन वाटर इज परकुलेटेड थ्रू द सॉइल, कुछ पानी हमारा परकुलेट हो जाता है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, जो हमारा सॉइल होल्ड नहीं करेगी। एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो होल्ड करेगी, जो रिटेन्ड वाटर होगा, दैट विल करस्पॉन्ड टू द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वो वाटर कंटेंट जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो वाटर है वो रिटेन्ड होगा सॉइल में आफ्टर फ्री ड्रेनेज विच इज ग्रेविटी वाटर। तो अगर आप
इसको लिखेंगे फील्ड कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली, तो दिस इज द वाटर वेट रिटेन्ड इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कितना पानी का वेट हमारा रिटेन कर गया, बिकॉज दिस इज द वाटर कंटेंट एंड वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉइल इज नोन एज वाटर कंटेंट। तो जो फील्ड कैपेसिटी है वो लिखा जाएगा वाटर का वेट रिटेन्ड इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कितना पानी हमारा रिटेन कर रहा है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, उसका वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। उसी सेम वॉल्यूम ड्राई सॉइल का क्या वेट है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे तो दिस इज गिवन एज गामा डब्ल्यू, वेट ऑफ वाटर रिटेन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ड्राई सॉइल। तो ये हमारा इस जनरल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फील्ड कंटेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप डेप्थ ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो कि रूट जोन जो डेप्थ है उसमें हमारा कितना डेप्थ ऑफ वाटर इस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा पेड़ स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्टेन लॉसेज आर गिवन। तो फील्ड कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वाटर इस पर्टिकुलर मान लेते हैं, दिस इज द रूट जोन डेप्थ विच इज गिवन एज 2 मीटर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा करस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी, मतलब जो फील्ड कैपेसिटी का वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा दैट विल बी गिवन बाई गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू, मान लेते हैं कि हमारा जो फील्ड कैपेसिटी है वो W है। इसी तरह जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट है, जब हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कुछ वाटर कंटेंट पहले से ही फील्ड में सॉइल में है, तो उस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है पहले से दैट विल बी गिवन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू दिस एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट विच इज 5%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों वॉल्यूम का फील्ड कैपेसिटी माइनस इन दोनों की वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द वॉल्यूम रिटेन्ड, बिकॉज यहां पे एग्जिस्टिंग पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको फील्ड कैपेसिटी इन एक्सेस ऑफ दिस वाटर कंटेंट विल बी रिटेन्ड, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट वो पहले से ही उतना पानी हमारा सॉइल में प्रेजेंट है। तो जो फील्ड कैपेसिटी आप के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आप अगर अप्लाई करोगे तो एक्सेस वाटर जो होगा इन रेस्पेक्ट टू दिस वैल्यू वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी, क्योंकि बाकी वाटर तो हमारा ड्रेन आउट कर जाएगा। तो जो वॉल्यूम रिटेन्ड है दैट इज गिवन एज कि जो वॉल्यूम अप्लाइड आपने कितना किया माइनस जो आपके लॉसेस थे जो इवापोट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, तो 500 आपने अप्लाई किया और उसके 10% लॉसेस हो गए, तो दिस विल गिव यू 450 मीटर क्यूब, मीन्स 450 क्यूबिक मीटर पानी आपकी सॉइल में रिटेन्ड है। ठीक है, तो 450 हमारा रिटेन्ड है, तो दिस विल करस्पॉन्ड टू, अगर आप इसकी वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट FC माइनस यानी W माइनस 5% इंटू 2 इंटू 1000, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बिकॉज एरिया ऑफ सॉइल ये है एंड रूट डेप्थ जो है 2 मीटर है, तो ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। ठीक है, ये माइनस करने का कंसेप्ट में आई थिंक मैं समझ आ गया होगा आपको, बिकॉज अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, गामा इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, गामा डी आपका दिया हुआ 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको आप सॉल्व करोगे तो जो फील्ड कैपेसिटी आएगी दैट विल कम अराउंड 9.70%। इसका मतलब ये हुआ कि 9.7% के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हुआ और जो हमारा 5% हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर परसेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम वाटर हुआ, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा यही पानी में एक्चुअल रिटेन करेगा, बिकॉज पहले से अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको आपको रिड्यूस करना होगा, बिकॉज अदर बाकी एक्स्ट्रा वाटर हमारा ड्रेन आउट कर जाएगा, दैट विल नॉट बी स्टोर्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।